बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमेसी के बारे में। तो डिप्लोमेसी जो है ना वो इसके अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मकसद क्या होता है डिप्लोमेसी का, ताकि आप मेंटेन पीस कर सको और आप जो है ना वो वॉर को अवॉइड कर सको। ठीक है, अब ये जो है ना अलाइज के लिए भी और एडवर्सरीज़ के लिए भी एक कोऑपरेटिव टूल साबित हो सकता है। अलाइज भी अपनी कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं और जो एडवर्सरीज़ हैं वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के अंदर स्टेट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, बारगेनिंग करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपका डिप्लोमेसी के अंदर आती है। इसमें टूल्स आपके पास आते हैं परसुएशन, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, यूज़ और थ्रेट ऑफ फोर्स। ये तीन आपके पास टूल्स हैं। पहला जो आप परसुएशन करते हो तमीज़ से, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ भी कुछ हो जाते हैं। आप कहते हो चलो ठीक है यार, मैं अपने हकूक़ थोड़े छोड़ देता हूँ। उसके बाद भी जब बात नहीं बनती तो आप अगले को धमकी देते हो, थ्रेट ऑफ फोर्स, और एंड में आप यूज़ ऑफ फोर्स करते हो। ये याद रखें, जब भी डिप्लोमेसी फेल होगी तो हमेशा वॉर ही होगी, उसका नतीजा वॉर में निकलेगा। ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ दी है कि मैनेजमेंट ऑफ आईआर थ्रू निगोशिएशन। ठीक है, बस इतना जो है ना आप समझ लें कि नेगोशिएशन ही वो मेन चीज़ है जो डिप्लोमेसी के अंदर होती है। सर अर्नेस्ट सैटो ने क्या कहा, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड टैक्ट टू कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। ये एक आपका जो है ना आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी जहानत है। ठीक है, कि आप किस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियल रिलेशंस के अंदर। ठीक है, आपकी चाल क्या होती है, आपकी पॉलिसी किस तरह की होती है। मॉर्गनथाउ ने क्या कहा, डिप्लोमेसी मस्ट डिटरमाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन द लाइट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल पावर। एक आपकी एक्चुअल पावर होती है और एक आपकी पोटेंशियल पावर होती है। ठीक है, एक्चुअल पावर वो होती है जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और पोटेंशियल पावर क्या होती है, जो कि आप कर सकते हो, जो कि आपके पास जो है ना उतना पोटेंशियल है कि आप जो है ना वो अपनी जो है ना वो पावर दिखा सकते हो। ठीक है, हमारे पास टाइप्स कुछ हैं डिप्लोमेसी की, वो हम देख लेते हैं। पहली जो टाइप है हमारे पास वो है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी क्या होती है, इसमें आप ये जहन में रखें कि जब आपका जो है ना जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था 1648 के अंदर, उसके बाद से ये चीज़ शुरू हुई जब फ्रांस, जर्मनी और जो आपके जो इंग्लैंड, यूके वगैरह के कंट्रीज़ थे, उन्होंने जो है ना अपनी अपनी जो है डिप्लोमेसी के जो मेथड्स दिए, उनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिप्लोमेसी कहते हैं। ये आपका जो है ना सीक्रेसी के ऊपर बेस्ड थे। आपने देखा था कि सीक्रेट जो है ना वो एग्रीमेंट्स हुआ करते थे, वो आगे हम देखेंगे कि क्या होते हैं सीक्रेट एग्रीमेंट्स। तो ग्रेट पावर्स जो थे वो चाहते थे कि दुनिया के अंदर जो है ना वो यूरोप के अंदर पीस को इंश्योर किया जाए, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर। और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है भी यूरोपियन, आप ये समझ लें कि यूरोप के अंदर ही थी ये सिर्फ। बाद में यूरोप से निकल कर ये चीज़ें आगे पहुंची, इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के कंट्रीज शामिल थे। ये उस वक्त के ग्रेट पावर्स हुआ करते थे। मॉडर्न डिप्लोमेसी है उसके बाद एक आपकी, जो कि आपकी ग्रेटर ओपननेस की बात करती है। इसके वुड्रो विल्सन के थे ना 14 पॉइंट्स थे। ठीक है, 1919 में उन्होंने ये दिए थे, जिसमें उन्होंने लिबरलिस्ट जो अप्रोच थी उसको उन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म आज के मॉडर्न डिप्लोमेसी के अंदर हमारे आ जाए कि हम ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि नेपोलियनिक वॉर्स के अंदर हुआ। ठीक है, क्वाड्रपल अलायंस बना आपका 1815 टू 1822, जिसमें आपका यूके, फ्रांस, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया शामिल था। ठीक है, फिर पनामा कॉन्फ्रेंस हुई आपकी 1828, 18 से 18, ये क्या लिख दिया हमने, ये 18 उल्टा लिख दिया, आप ये देख लेना। तो ये जो है ना आपकी कॉन्फ्रेंस हुई मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा बर्लिन के अंदर जो 1884 में जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई, ये तमाम कॉन्फ्रेंसेस का मकसद क्या था कि आप जो है ना वो पीस को मेंटेन करो इस रीजन के अंदर, या कुछ कंट्रीज़ के अंदर आप पीस को मेंटेन करो। ये मल्टीलेटरल जो है ना आपकी डिप्लोमेसी कहलाती है। क्योंकि इसमें दो कंट्री नहीं होते, दो से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, समिट डिप्लोमेसी क्या होती है,
जिसमें आपके हेड्स ऑफ स्टेट डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिप्लोमेट्स के तौर पर। जैसे कि वियना के अंदर कई मुल्कों के जो प्रेसिडेंट्स थे, हेड्स थे, वो आकर मिले। पेरिस जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई 1919 में, उसके अंदर भी आपने देखा। ठीक है, ये हम चीज़ें यूएस हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आपका जो है ना, जो ग्रेट 3 थे, वो जो है ना, वो सेवरल टाइम्स आपके मिले। फिर जेनेवा कॉन्फ्रेंसेस जो हुई 1955 में, उसमें भी कई मुल्क मिले। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी मॉडर्न डिप्लोमेसी की। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस में समझने की बात यह है कि जो आपकी डिप्लोमेसी है, उसने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर क्रिएट किया कि जब आपने देखा कि 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, तो उनको एहसास हुआ कि भाई हमने जो आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई थी वर्ल्ड वॉर 1 से के बाद, आपने देखा था ना, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही उन्होंने आइसोलेशन की पॉलिसी जो अपनाई थी, तो उस पर उनको काफ़ी जो है ना वो हुआ कि यार ये हमने गलत किया। ठीक है, लेकिन चाइना ने भी ये काम किया था। चाइना ने 1966 में आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई, लेकिन उसके बावजूद इसकी इतनी डिप्लोमेसी की इतनी वो जो है ना इम्पोर्टेंस थी कि अपना जो है ना 48 कंट्रीज़ के साथ चाइना अपने रिलेशनशिप्स ख़त्म नहीं कर पाया। ठीक है, कोल्ड वॉर के अंदर निगोसिएशंस हुई। कोल्ड वॉर आपको पता है एक सर्द जंग थी, ये जो है ना वर्ल्ड वॉर में क्यों तब्दील नहीं हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ निगोसिएशन। निगोसिएशन इज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, मॉर्गनथाउ ने क्या कहा इसके अंदर कि डिप्लोमेसी इज द ब्रेन ऑफ स्टेट पावर। या आप इस छोटी सी कोटेशन का याद कर लें, सॉफ्ट पावर। कि आपने देखा कि यूएसए ने कई केसेस के अंदर जो है ना वो अपनी पावर को शो किया। ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर हुई, वियतनाम के अंदर जो है ना अमेरिका ने एज पुलिस मैन जो है ना वो सर्व किया। ठीक है, वर्ल्ड पुलिस मैन, और स्पेस रेस वगैरह ये तमाम चीज़ें हुई। ठीक है, ये तमाम चीज़ें पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी ही है, क्योंकि आप देखते हैं स्पेस रेस होना, ये तमाम चीज़ें वॉर से पहले की चीज़ें हैं। ठीक है, वियतनाम के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना, ये सब वॉर से पहले की चीज़ें, ताकि वॉर ना हो। और जब ये चीज़ें फेल हुई, इन चीज़ों की लिमिट ख़त्म हुई, इन चीज़ों का टाइम ख़त्म हुआ, तो फिर आपने देखा कि वॉर्स भी हुई कई सारी। ठीक है, और फिर एट द एंड वॉर ख़त्म भी हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ न्यू डिप्लोमेसी। ठीक है, पहली हमारे पास है डेमोक्रेटिक। इसके अंदर जो आम लोग हैं आपके, वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे पब्लिक ओपिनियन जो होता है ना, किसी एक कंट्री के अंदर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन जो है ना, वो अक्सर पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंस रख रहा होता है। ठीक है, वो इतना शानदार जो है ना वो होता है आपका। तो यही वो डेमोक्रेटाइजेशन है जिसकी बात करते हैं हम डिप्लोमेसी के अंदर, कि पब्लिक ओपिनियन को वेटेज दिया जाता है इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन में पुल डाउन अ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। स्ट्रॉन्ग जो पब्लिक ओपिनियन है वो आपको डायलॉग की टेबल पे ला भी सकता है और डायलॉग की टेबल से हटा भी सकता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन का एक इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि खुमैनी रेवोल्यूशन जो ईरान के अंदर आया था, वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा जी, टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी, ये आपने देखा जर्मनी, इटली, सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है, ये पॉलिसी अपनाई, जो कि आपका नेगेटिव फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी थी। एक जो है ना नेगेटिव किस्म की डिप्लोमेसी थी। मकसद टेक्निक्स में इन्होंने इस्तेमाल की, मिलिट्री की, पॉलिटिकल टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की, और अपना जो इन्फ्लुएंस था उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, और किन आइडियाज़ की बेसिस पर इस तरह की डिप्लोमेसी इन्होंने की कि मिलिट्री हम बढ़ाएंगे अपनी, ताकि जो है ना, आपने देखा है ना कि जो रियलिज्म की जो थ्योरी थी वो उसी टाइम में डोमिनेंट थी। तो रियलिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इसी में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये इस तरह की डिप्लोमेसी थी। तो इसके अंदर जो आइडियाज़ थे आपके, वो रेशियल सुपीरियॉरिटी था, मिस्टिसिज्म था, मटेरियलिज्म था, और मिलिटरिज्म था। इन्हीं आइडियाज़ की बेसिस पर इस तरह की पॉलिसीज़ इन्होंने फॉर्मुलेट की थी। टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपकी आ जाती है समिट डिप्लोमेसी। ये हम बात कर भी चुके हैं कि हेड ऑफ स्टेट्स जो है आपके, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। अटलांटिक चार्टर जो है आपका समिट, जो अटलांटिक चार्टर समिट हुई, और याल्टा कॉन्फ्रेंस, वो, और इसके अलावा भी आपको पहले भी कई मिसालें इसकी दे चुका हूँ, वो भी आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है,
पर्सनल डिप्लोमेसी क्या होती है, जिसमें आपके हेड ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो अपने पर्सनल एजेंट्स को भेजते हैं एक दूसरे कंट्रीज में ताकि सेटल्स की जा सके प्रॉब्लम्स को, ठीक है। डिप्लोमेसी बाय कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स होती हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, आपको पता है, ज्वाइंट इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर, ये जहन में रखना है। कॉन्फ्रेंस जब भी होगी जब सबका इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। मोस्ट अडॉप्टेड मेथड इन 20th सेंचुरी है ये, जिसमें लीग ऑफ नेशंस आपका सबसे बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। तेहरान कॉन्फ्रेंस 1943 के अंदर, ठीक है। बेसिकली एफर्ट्स क्या हो रही हैं, वही पीस को मेंटेन करना है और वॉर होने से रोकना है आपने, ठीक है। फिर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ मुल्क मिले थे आपस में, ठीक है। वियना जो कांग्रेस आपकी 1815 में, ठीक है। इसके इन जो है ना डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेसी बाय कॉन्फ्रेंस था, इसके रिजल्ट्स क्या निकले। एक तो कुछ डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ हमारे पास आई जो कि हम देखेंगे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजाइम के अंदर, ठीक है। डिसआर्मामेंट की बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई, ये इन्हीं जो डिप्लोमेसी बाय कॉन्फ्रेंस है ना, इसी का नतीजा निकला ये कि आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स भी हुई और इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी हमने हाईलाइट भी किया, और उसके ऊपर हमने, आपको पता है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी हमारे पास जो है ना वो, और आपका मॉन्ट्रियल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपका इसमें आ जाता है। ये दो हमारे पास जो है ना साइन हुए थे क्लाइमेट के लिए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को जो है ना वो ठीक करने के लिए। अच्छा जी, फिर आपके पास सिक्स्थ है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। ये जैसे कि स्टेट के अंदर पार्लियामेंट होती है वैसे ही ये भी काम होता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी वही पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी क्या होती है, जैसे कोल्ड वॉर के अंदर थी, ठीक है, प्लान्स थे आपके, यूएसए का मार्शल प्लान था और यूएसएसआर का मॉनिटर प्लान था, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुई, ठीक है, और आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को टारगेट किया था इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को आपने कैसे टारगेट किया था कि आप जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थी उनको आप यूज करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, ताकि आप अपने जो मदरलैंड है उसको आप सब्सटेंशिएट करो, या आपकी कॉलोनी है इसको आपने निचोड़ के अपना मुल्क आपने बड़ा बनाया, ताकि आपका जो एनिमी है ना यहाँ पर, इसके साथ आप मुकाबला कर सको और इसके साथ आप जो है ना डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है आपकी अपनी वॉर को रोकना, पीस को मेंटेन करना, उस पर आप काम कर सको, ठीक है। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी क्या है ये आप समझते हैं खुद ही के न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए आप जो है ना वो वॉर को रोकते हो, पीस को मेंटेन करते हो, डेटरेंस की थ्योरीज में आ जाती है, या कंपेलेंस, ठीक है। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बहुत बड़ी मिसाल है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इतना बड़ा एक जो है ना वो खतरा था कि अब वॉर समझ लें कि होने ही वाली थी, लेकिन जो है ना वो फिर ये डेटरेंस की थ्योरी आ गई वहाँ पर, और दोनों चूंकि न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स थे इसी वजह से दोनों ने फिर लड़ाई नहीं की, ठीक है। पब्लिक डिप्लोमेसी क्या है ये हमने पहले ही डिस्कस कर ली, ये भी मॉडर्न डिप्लोमेसी के अंदर है, आ जाती है चीज़ें कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, उसमें हमने पब्लिक ओपिनियन की बात की थी, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जैसे कि आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स, ठीक है ना, आपके जो है ना वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जो हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी पब्लिक डिप्लोमेसी, आप पब्लिक को इन्वॉल्व करते हो अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए ना, ताकि आप जो है ना वो पीस को मेंटेन कर सको। इसी के अंदर आपका जो है ना वो जो आपकी पब्लिक डिप्लोमेसी है, इसी के अंदर हम एनजीओज और कल्चरल एक्सचेंजेस को भी हम जहन में रखते हैं, कल्चर वगैरह भी हम एक्सचेंज करते हैं ताकि आप जो है ना वो अच्छे ताल्लुकात हो ना आपके, ठीक है। शटल डिप्लोमेसी क्या होती है, ये है कि आपके जो एम्बेसडर्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, आपके जो है ना जो कैपिटल होते हैं ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1973 में अरब इजराइल वॉर के अंदर आपका हेनरी किसिंजर आए थे मिडल ईस्ट में, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने जो है ना शटल डिप्लोमेसी की थी। 1955 में रिचर्ड हालब्रूक जो थे वो आपके, उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट पार्टीज जो थी, जीनोसाइड जो हो रहा था ना बोस्निया में, उन्होंने उसके खिलाफ क्या किया था, जो है ना डिफरेंट पार्टीज को जो है ना वो कोलाइड किया था, ठीक हो गया। और आपका जो है ना 2003 में रिचर्ड आर्मिटेज जो थे वो पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना वो जो टेंशन चल रही थी 2001 से 2003 में, जो
आपको पता है उन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स ऑन देयर बॉर्डर्स वो उन्होंने कर दिया था। तो वो ये जो है ना टेंशन्स को ख़त्म करने के लिए रिचर्ड आर्मिटेज जो है अमेरिका से आए थे। ये उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। तो ये आए थे यहाँ पर, उन्होंने टेंशन जो है ना ख़त्म की थी। और आपका सीक्रेट डिप्लोमेसी होती है, ये आपकी ट्रीटी ऐसी होती हैं जो कि दूसरे स्टेट्स को आप नहीं बताते। 2 मुल्कों के या 3 मुल्कों के बीच में सीक्रेटली कोई ट्रीटी साइन हो जाती है, इसे हम बैकडोर डिप्लोमेसी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सीक्रेट अलायंस। ओपन डोर डिप्लोमेसी क्या होती है? जिसमें आप निगोशिएशंस और डिस्कशंस करते हैं ताकि अपने कॉमन इंटरेस्ट को आप अचीव कर सकें। जैसे हमने बात की थी ना, जब यूएसए की जो है ना वो एक्सपेंशन थी, इंपीरियलिज्म था यूएसए का, उसमें हमने देखा था कि चाइना जो था उसमें जो है ना वो यूरोपियन पावर्स के कब्जे में था, ठीक है। वो वहाँ पे ट्रेड करते थे, वहाँ के पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और अमेरिका बाद में आया, है ना, अमेरिका का बाद में ये यूरोपियन कंट्रीज को चाइना की एक्सप्लॉयटेशंस के लिए ज्वाइन करना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओपन डोर डिप्लोमेसी, ठीक है। गन बोट डिप्लोमेसी ये क्या होती है? ये आप हैविली आर्म्ड बोट्स जो है ना वो समंदर के अंदर अपने उतार देते हो और जो है ना उनके जरिए आप अगले को डराते हो। जैसे कि यूएसए ने कैरिबियन सी के अंदर जो है ना वो ये हरकतें की थी। और आज दिन तक अगर आप देखें ना, इस साल भी ये साउथ चाइना सी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि आज दिन भी आप देखते हैं कि वहाँ पर यूएसए की जो है ना मूवमेंट हो रही होती है, अपनी शिप्स वो वहाँ पर लेकर आता है, जो आर्म्ड हैवी आर्म्ड बोट्स होती है ना वो वहां पर उसने डाला ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको वो काउंटर कर सके। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी के बारे में, ठीक है। ये हमारा जो है ना वो लास्ट इसका जो है ना वो सब टॉपिक है। जो MC डोनाल्ड आपके थे उन्होंने ये ट्रैक्स दिए आपके, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ट्रैक 1 जो है आपका वो गवर्नमेंट होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट्स के बीच में आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, इंटरमीडियरीज जो होते हैं ना, जो बीच के चेले चपाटे होते हैं, उनको भी आप बीच में इस्तेमाल करते हैं और स्टेट टू स्टेट लेवल पे आप बात कर रहे होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव वही पीस को मेंटेन करना होता है, मगर इसमें इन्वॉल्व कौन होता है? आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर आप कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट का जो कोई अगर जो है ना समझ लें कोई फॉरेन ऑफिशियल है, ठीक है, तो वो भी तो गवर्नमेंट में ही आएगा, ठीक है। ये भी अपने जहन में रखनी है आपने बात। ट्रैक 2 जो है आपकी वो प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। ये क्या है? ये कोई अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन बिटवीन एडवर्सरी ग्रुप्स। आप अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हो। कैसे? आपकी यहाँ पे एम होता है कि आप स्ट्रेटजीज अपनी जो है ना वो डेवलप करो और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करो। इसमें प्रोपेगेंडा भी आ जाता है आपका, कि आप जो है ना वो पब्लिक का जो माइंड है उसको आप वॉश कर रहे होते हो एक किस्म का, और अपनी चीज़ें उसके अंदर घुसा रहे होते हो। ऑर्गेनाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ये आपने जो है ना इसका मकसद ये भी होता है कि आप जो है ना पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करो, स्ट्रेटजीज को डेवलप करो, या ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है आपने, ठीक है ना। ये आपकी जो है ना वो मकसद होता है कि आप ये तमाम चीज़ों के ज़रिए क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो काम होता है वो बेसिकली समझ लें कि आप एनालाइज करते हैं और प्रिवेंट करते हैं और रिजॉल्व करते हैं या फिर मैनेज करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। हमने बात की पब्लिक ओपिनियन की कि अनऑफिशियल चीज़ें जो हैं, हम अनऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं हमारे जो कि इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, प्रोपेगेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। मिसाल के तौर पर कोई आपका एक ग्रुप है, ठीक है, एक स्टेट है, उसका एक ग्रुप है और वो दूसरे किसी स्टेट के अंदर जो है ना जाकर ऑपरेट कर रहा होता है और वहां पर जाकर वो ऐसी बातें यहां पर फैलाता है, ऐसा प्रोपेगेंडा करता है कि भाई हमारा मुल्क, अपना जो मुल्क है वो तो बड़ा ताकतवर है, वो तो आपको मार देगा। तो यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के ऊपर एक प्रेशर जो है ना वो बिल्ड होना शुरू होता है। तो इस तरह की ये डिप्लोमेसी होती है। फिर आपकी ट्रैक 3 डिप्लोमेसी होती है जिसमें आप बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं, पीस मेकिंग थ्रू कॉमर्स, ठीक है। प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को जो है ना उनकी प्रोविजन करते हो, आप प्रोवाइड करते हो उनको, क्योंकि आप वही बात है कि फ्री ट्रेड करना है ना। तो इसके अंदर फिर फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा
एक काम होता है, क्योंकि ट्रेड आपको पता है, ट्रेड से हमेशा रिलेशनशिप अच्छे ही होते हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट भी आप करते हैं कुछ और तरीक़ों के साथ। जैसे कि आपके कुछ एमएनसीज होती हैं ना, वो आपको पता है लाजमी सी बात है दूसरे स्टेट्स के अंदर भी उनकी सब्सिडीज़ होती हैं, तो वहाँ पर फिर जो है ना ये एक आपका इनफॉर्मल चैनल बन जाता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। ट्रैक 4 जो अभी पब्लिक डिप्लोमेसी कहलाती है, इसके ऊपर हम काफ़ी बात कर भी चुके हैं। ये एक जो इंडिविजुअल सिटीजन्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। इसमें आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, प्राइवेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि बर्मा के अंदर आपने जो है ना एक काम किया, पब्लिक को इन्वॉल्व किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका इस तरह से एज सच इन्फ्लुएंस बन रहा नहीं था, तो आपने फिर पब्लिक डिप्लोमेसी की वहाँ पर, ठीक है। ट्रैक 5 जो है ना हमारे पास, वो कहता है कि रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का इस्तेमाल करना है आपने, ताकि आप पीस मेकिंग कर सको, ठीक है। इसमें 3 रिलेटेड वर्ल्ड्स आपके पास आ जाती हैं। पहला आपके पास है रिसर्च की जो वर्ल्ड है वो, इसमें यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स आप शुरू करते हैं, इसमें थिंक टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं आप। जो आपके थिंक टैंक्स होते हैं वो आपके जो थिंकर्स होते हैं ना, जो आपके पॉलिसी मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, आपकी जो स्पेशल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे होते हैं, और रिसर्च सेंटर्स आपके कुछ बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका जो है ना आप देखते हैं कि चाइना का जो CPEC जो है वो यही एक इसी तरह की एक पॉलिसी है, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी होती हैं, पर्टिकुलर स्किल्स होते हैं इसमें, निगोशिएशंस, ठीक है, होती हैं आपकी मीडिएशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन। इन तमाम चीज़ों के स्किल्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि निगोशिएट कैसे करना है, मीडिएशन कैसे करनी है, किसी कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करके उसको समझना और उसको फिर रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एजुकेशन की बात ये लोग करते हैं कि तो किंडरगार्टन टू PhD प्रोग्राम्स, ठीक है, ये तमाम चीज़ें लोग शुरू करते हैं, तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल और क्रॉस कल्चरल स्टडीज़, ये क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ या ग्लोबल स्टडीज़ को कवर करते हैं, और इनका मकसद ये होता है कि पीस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, ये उसको स्टडी करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करते हैं, ताकि फ्यूचर में फिर उन्हीं माजी के जो हमने गलतियां की उनसे हम सबक सीख कर आगे हम जो है ना वो गलतियां दोबारा ना करें, ठीक है। और वर्ल्ड ऑर्डर को इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि ये वर्ल्ड ऑर्डर बना कैसे, ठीक है, और उसके लिए क्या मुश्किलात आई, तो ये आप सबको पता ही है कि ये स्टडीज़ ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अगर तो एजुकेशन जो दी जाती है वो मेनली दी ही जाती है IR से मुताल्लिक, ठीक है, और ये IR जो है ना आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर, ताकि आपने मकसद IR का आपको पता है कि आप इंटरनेशनल अरीना के अंदर पीस को मेंटेन करें। ट्रैक 6 आपका एक्टिविज्म की बात करता है, पीस मेकिंग थ्रू एडवोकेसी। क्या मतलब कि देखें, एक्टिविज्म ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, आपको हमने बात की थी ना एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट के अंदर, जो वहाँ पर उन्होंने इन्वायरमेंटल इश्यूज को टारगेट किया था कि भाई ये जो है ना वो इन्वायरमेंट काफ़ी जो है ना वो तबाह बर्बाद हो रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पे मिसाल आ जाती है, इस तरह की एक्टिविज्म थी वहाँ पर, ठीक है। डिसआर्मामेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के अंदर भी जो है ना, जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे अमेरिका के अंदर काफ़ी जो है ना प्रोटेस्ट हुए थे कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म किया जाए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की बात होती है इसके अंदर, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इसको परस्यू करना है आपने, ये आपका मकसद होता है। ट्रैक 7 जो होता है वो आपका रिलीजन होता है, ठीक है। मोरालिटी बेस्ड मूवमेंट्स, आपकी जो कोई भी आप काम करो, ठीक है, उसके अंदर आपकी मोरालिटी ज़रूर देखी जाती है। पैसिफिज्म, आपके इखलाक के, आपके मिजाज के अंदर पैसिफिज्म होना चाहिए, आपके अंदर अमन होना चाहिए, ये नहीं है कि आप जो है ना फड्डेबाजी करो। सेंक्चुअरी, नॉन वायलेंस फॉर पीस ओरिएंटेड एक्शंस, आप पीस को हासिल करने के लिए आप बहुत सारे काम करते हैं, तो मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन आप और बहुत सारी आप चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं, जिसके अंदर रिलीजियस फैक्टर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। ट्रैक 8 जो है आपका वो फंडिंग की बात करता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, आप जितने भी पिछले ट्रैक्स हमने डिस्कस किए, ट्रैक 8 से पहले जो हमने 7 ट्रैक्स डिस्कस किए, उन तमाम ट्रैक्स को फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा,
उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ट्रैक 8 होता है, ताकि हम जो है ना इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हम जो है ना वो अगर हम किसी को इंसेंटिव देंगे तो वो आगे और अच्छा काम करेगा और अच्छे ताल्लुकात होंगे, या आप अपने ही ऑफिशियल्स को अगर इंसेंटिव्स दोगे तो वो मोटिवेट होंगे, अच्छा काम करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट आप देते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ को भी दे सकते हैं, या अपने ही जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको आप इस तरह से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो आपका ट्रैक 9 है वो कम्युनिकेशन एंड मीडिया की बात करता है। इसके अंदर अगेन पब्लिक ओपिनियन आपकी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। ये इनर सर्कल होता है बेसिकली। ठीक है, ये जो आपकी वॉइस ऑफ पीपल, जो आपके अंदर कंट्रीज़ के अंदर जो लोग होते हैं ना, इंडिविजुअल्स, उनका ओपिनियन, ठीक है, जो कि मीडिया के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं वो। ठीक है, फिल्म्स, वीडियोस या रेडियो, ठीक है, और आर्ट्स के ज़रिए ये तमाम चीज़ें जो एक्सप्रेस की जाती हैं, ये आपका इनका मकसद यही होता है ताकि आप जो है ना वो, आपने देखा होगा ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं जिससे पीस का हमें जो है ना वो सिंबल हमें मिल रहा होता है। ठीक है, और आपका पब्लिक ओपिनियन लाजमी सी बात है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जो पब्लिक डिप्लोमेसी होती है वो भी इसके अंदर आपकी आ जाती है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना वो टॉपिक हमारा, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डिप्लोमेसी का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वाकई में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।